अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे डैट इज़ न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस ऑफ स्ट्रोक। अच्छा, कॉम्प्लिकेशंस ऑलमोस्ट वही आ रही होती हैं जो स्ट्रोक के साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, अब हम इनको बारी बारी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आ रही होती है अल्टर्ड कॉन्शियसनेस। अल्टर्ड कॉन्शियसनेस क्या होता है कि इसमें हम पेशेंट की जो है ना कॉन्शियसनेस ख़राब होती है, तो उसके लिए हम ग्लासगो कोमा स्केल है, हमने पढ़ा हुआ है, वो हम यूज़ करते हैं। उसके थ्रू हम पेशेंट की कॉन्शियसनेस को चेक करते हैं। ठीक है, इसके अंदर 3 मेन चीज़ें होती हैं जिसका न्यूमोनिक है EMV। आई, मोटर और वर्बल रिस्पॉन्स हम पेशेंट का चेक करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम पेशेंट का ग्लासगो कोमा जो स्कोर है वो डिसाइड करते हैं, और ग्लासगो कोमा स्कोर पेशेंट की हमें ओरिएंटेशन बताता है कि उसकी ओरिएंटेशन क्या है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डिसऑर्डर्स ऑफ स्पीच एंड लैंग्वेज। इसमें क्या होता है कि इसमें सबसे पहले आ रहा होता है एफेजिया। ठीक है, इसमें अब क्या पेशेंट का वर्निंग्स और ब्रोकास दोनों एरिया इन्वॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा कि वर्निंग्स एरिया की इन्वॉल्वमेंट की वजह से फ्लुएंट एफेजिया आएगा। फ्लुएंट एफेजिया को हम नॉन रिसेप्टिव एफेजिया भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें जो पेशेंट की जो स्पीच फ्लो है ना वो स्मूथली होती है। ठीक है, दूसरा ब्रोकाज एरिया की इन्वॉल्वमेंट की वजह से नॉन फ्लुएंट एफेजिया आ रहा था। नॉन फ्लुएंट एफेजिया को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एक्सप्रेसिव एफेजिया। इसमें पेशेंट की जो स्पीच फ्लो होती है वो स्लो होती है। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर क्या हो रहा था, ग्लोबल एफेजिया। जब ब्रोकाज और वर्निंग्स दोनों एरियाज इन्वॉल्व हो जाएंगे तो पेशेंट को ग्लोबल एफेजिया हो जाएगा। ग्लोबल एफेजिया मीन्स कि अब ना वो समझ सकता है ना ही वो बोल सकता है, क्योंकि उसकी दोनों चीज़ें इन्वॉल्व हो गई हैं। और एंड पे पेशेंट को क्या आएगा, डिसआर्थरिया। डिसआर्थरिया होता है अब नॉर्मल स्पीच। डिसआर्थरिया में क्या होता है, अब नॉर्मल स्पीच मीन्स के पेशेंट की जो वर्ड्स की आर्टिकुलेशन है वो ठीक नहीं रहती। मीन्स माउथ या जो टंग के मसल्स हैं वो वीक हैं, या टंग प्रॉपर वर्क नहीं कर रही, वो प्रॉपर वर्ड्स को प्रोड्यूस नहीं कर रही, तो उसमें मसला आ रहा होता है। अच्छा, जो एफेजिया है और जो डिसआर्थरिया है इन दोनों में फ़र्क क्या है। जो एफेजिया है ना वो एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, उसमें क्या है कि ब्रेन से सिग्नल्स नहीं आ रहे होते। ठीक है, लेकिन जो डिसआर्थरिया है ना ये एक मोटर रिस्पॉन्स है। इसमें क्या होता है कि माउथ में आपके मसल्स वीक हैं या टंग प्रॉपर वर्किंग नहीं कर रही, उसकी वजह से स्पीच प्रोडक्शन नहीं हो रही होती। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस है कि ये न्यूरोलॉजिकल है, ब्रेन से सिग्नल नहीं आ रही, यहाँ ब्रेन से सिग्नल आ रहे हैं लेकिन मोटर है कि माउथ में या टंग वगैरह में मसला, जिसकी वजह से आगे एबनॉर्मल स्पीच है। नेक्स्ट आ जाता है डिस्फेजिया। डिस्फेजिया में क्या है कि एक मसला हमारे पास क्रेनियल नर्व्स की इन्वॉल्वमेंट का आ रहा होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि डिसआर्थरिया में भी क्रेनियल नर्व की इन्वॉल्वमेंट आ रही होती है। बेल्स पाल्सी है, ठीक है, फेशियल पाल्सी है, इसके अंदर आ जाती है। और आपको पेशेंट को देख के पता चल जाता है कि उसकी ड्रूपिंग हो रही होती है एक साइड पे। ठीक है, और ड्रूलिंग भी हो रही होती है। पेशेंट आके बताता है कि माउथ उससे पूरी तरह बंद नहीं किया जाता। ठीक है, थूक उसके जो है या सलाइवा जिसे कहते हैं वो माउथ की एक साइड से ड्रूल होता रहता है। ठीक है, उसको फूड इंजेस्ट करने में डिफ़िकल्टी होती है। ठीक है, इंजेस्टिंग फूड में उसको डिफ़िकल्टी है, ड्रूलिंग है ऑफ सलाइवा। ठीक है, ड्रॉपिंग हुई है, ये सारे उसे देख के हमें पता चल जाता है। ठीक है, क्रेनियल नर्व की इन्वॉल्वमेंट की वजह से क्या होता है कि पूरा वेगस कंट्रोल है आपकी वाली वेगस कंट्रोल ख़राब हुआ होता है। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है कि जो आपकी एलिमेंट्री कैनाल है ना उसका मसला आ रहा होता है। तो वो बार बार आपको कौन सा मसला आ रहा होता है, एस्पायरेशन का। एलिमेंट्री कैनाल के मसले की वजह से एस्पायरेशन का मसला आता है। ठीक है, फूड प्रॉपर्ली इंजेस्ट नहीं करेगा पेशेंट, अंदर इनगल्फ नहीं कर पाएगा। ठीक है, इंजेस्टिंग में मसला आ रहा है, इंजेस्टिंग फूड में, तो क्या होता है फूड पार्टिकल्स बार बार एस्पायर होकर निमोनिया और डिफरेंट चीज़ें कॉज कर रहे होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कोग्निटिव डिसफंक्शन। कोग्निटिव डिसफंक्शन में क्या होता है कि इसमें कोग्निशन से रिलेटेड चीज़ें आ जाएंगी, लाइक अलर्टनेस, अटेंशन, ओरिएंटेशन, मेमोरी, एग्जीक्यूटिंग फंक्शंस, इमीडिएट शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस वगैरह। ठीक है, और नेक्स्ट इसमें आ जाता है परसीवरेशन। परसीवरेशन क्या होता है कि इसमें ये होता है कि एक चीज़ ऐसी है जो आपको याद रह गई है। अब आप कोई भी काम करोगे, कोई भी चीज़ करोगे तो वो उससे रेलेवेंट है या नहीं है, लेकिन आप उसी को बार बार चीज़ को रिपीट करते रहोगे जो आपको याद रह गई है, उसी को बार बार बोलोगे, वही करोगे बार बार, तो इसे हम कहते हैं परसीवरेशन। नेक्स्ट हमारे पास आता है मल्टी इन्फार्क्ट डिमेंशिया। ये हमने लास्ट में, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में लैक्यूनर स्ट्रोक पढ़ाया, उसमें मैंने बताया था कि मल्टीपल एरियाज़ में इन्फाक्शन हो रही होती है। ठीक है,
स्ट्रोक डिफरेंट प्लेसेस पे होगा तो आपको भूलने का मसला आएगा, डिमेंशिया का मसला आएगा, ठीक है। अच्छा, कोग्निशन को चेक करने के लिए हम एक स्केल यूज़ करते हैं जिसे हम कहते हैं मिनी मेंटल स्केल एग्जामिनेशन, ठीक है। और भी स्केल हैं, डिफरेंट स्केल है, हम यूज़ करते हैं, लेकिन मेन है मिनी मेंटल स्केल एग्जामिनेशन। इसके थ्रू हम पेशेंट की कोग्निशन चेक करते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पेशेंट से करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है अल्टर्ड इमोशनल स्टेटस। अल्टर्ड इमोशनल स्टेटस में आता है सूडो बल्बार इफेक्ट। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि इसमें क्या है कि पेशेंट की इमोशनल इनकॉन्टीनेंस हो जाती है, ठीक है। या तो वो हंसी जाएगा या रो ही जाएगा या एंग्जाइटी में होगा, मतलब एक्सेसिव स्टेट उसके ऊपर प्रिवेल कर रही होती है। एक्सेसिव लाफ्टर है, एक्सेसिव क्राइंग है, सब कुछ इसके अंदर आ रहा होता है। नेक्स्ट आ जाता है यूफोरिया। यूफोरिया जो है ना, ये है स्टेट ऑफ एक्सेसिव हैप्पीनेस या एक्साइटमेंट की स्टेट में पेशेंट रहता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है डिप्रेशन। अच्छा, स्ट्रोक में जो डिप्रेशन आता है ना, एक डिप्रेशन होता है कि कोई बीमारी आई है, उसके बाद आपको डिवेलप हुआ, बीमारी की वजह से आप काम नहीं कर पाए तो आपको डिप्रेशन डिवेलप हो गया। स्ट्रोक में जो डिप्रेशन है वो टोटली न्यूरोलॉजिकल है, जैसे सूडो बल्बार इफेक्ट है, यूफोरिया है, ये टोटली न्यूरोलॉजिकल है। ब्रेन से सिग्नल्स अल्टर्ड हुए हैं तो आपको एक्सेसिव लाफ्टर के अंदर रखेंगे, ठीक है, या फिर वो एक्सेसिव डिप्रेशन के अंदर रखेंगे। इसी तरह जो है ना, ये डिप्रेशन भी जो है ये एक न्यूरोलॉजिकल मसला है, ठीक है। इसके लिए हम करते हैं एक बेड डिप्रेशन इन्वेंट्री। बेड डिप्रेशन इन्वेंट्री एक क्वेश्चनएयर है, ठीक है। क्वेश्चनएयर वाला पार्ट होता है तो उसमें हम पेशेंट से डिफरेंट क्वेश्चंस करके उसके डिप्रेशन के लेवल को चेक करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास हेमिस्फीरिक बिहेवियरल डिफरेंसेस। हमें पता है 2 हेमिस्फीयर होते हैं हमारे, एक राइट और एक लेफ़्ट। जिस बंदे का राइट हेमिस्फीयर डोमिनेंट होगा वो लेफ़्ट हैंडेड होगा, और जिसका लेफ़्ट हेमिस्फीयर डोमिनेंट होगा वो राइट हैंडेड होगा, ठीक है। अच्छा, राइट और लेफ़्ट दोनों डिफरेंट चीज़ें कंट्रोल कर रहे होते हैं। जो राइट साइड होती है ना, वो ज़्यादातर बेस कर रही होती है हमारी परसेप्शन पे, इमेजिनेशन पे, और जो लेफ़्ट वाली साइड है वो कैलकुलेटिव होती है, एनालिसिस वगैरह कर रही होती है, ठीक है। अब क्या होता है कि अगर हमारी लेफ़्ट वाली साइड में मसला आता है तो हमारी लेफ़्ट साइड राइट को कंट्रोल करिए तो पेशेंट को राइट हेमीप्लीजिया होगा अगर लेफ़्ट हेमिस्फीयर की लीजन होती है, ठीक है। इसमें पेशेंट को क्या होता है कि उसको डिफ़िकल्टी होती है इन प्रोसेसिंग एंड कम्युनिकेशन, ठीक है, क्योंकि लेफ़्ट साइड पे ये आपका कौन सा एरिया आ रहा होता है, ब्रोकाज एरिया, ठीक है। ब्रोकाज एरिया आ रहा होता है, उसकी वजह से पेशेंट को ब्रोकाज एरिया भी इसी साइड पे और वर्निक्स एरिया भी इसी साइड पे, पेशेंट को प्रोसेसिंग और कम्युनिकेशन में मसला आ रहा होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि अवेयरनेस ऑफ इम्पेयरमेंट होती है, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि पेशेंट को डिफ़िकल्टी होती है इन एक्सप्रेसिंग इमोशंस एंड एप्रेक्सिया आ रहा होता है, पेशेंट अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, ठीक है। और एप्रेक्सिया में आगे 2 टाइप्स हैं, एक है आइडिएशनल एप्रेक्सिया और दूसरा है मोटर एप्रेक्सिया। आइडिएशनल एप्रेक्सिया क्या होता है कि एक काम आपको आता है, आप खुद कर लोगे उसको, लेकिन अगर आपको कोई कमांड दे कि ये काम करो तो वो आपसे नहीं किया जाएगा, डैट इज़ आइडिएशनल एप्रेक्सिया। और मोटर एप्रेक्सिया क्या है, उसमें ये होता है कि एक आपको काम करने के लिए कहा जाएगा लेकिन आपके मोटर में मसला आएगा, इस वजह से वो आपसे काम नहीं हो पाएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आता है कि अगर पेशेंट के राइट हेमिस्फीयर में लीजन है तो उसको लेफ्ट हेमीप्लेजिया आएगा, क्योंकि राइट वाला कंट्रोल कर रहा है लेफ्ट साइड को। इसमें पेशेंट को डिफ़िकल्टी आती है, डिफ़िकल्टी इन ग्रास्पिंग होल आइडिया ऑफ द टास्क, ठीक है। परसेप्शन, इमेजिनेशन, एक सारा टास्क है, एक सारा आइडिया है, तो आपसे ब्रेन में उसका इमेज डिवेलप नहीं किया जाएगा, ठीक है। डिफ़िकल्टी इन एक्सप्रेसिंग नेगेटिव थॉट्स, ठीक है, और जो नेगेटिव थॉट्स हैं उनको सही से पेशेंट एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, ठीक है, जिसको राइट हेमिस्फीयर की लीजन होगी। और पुअर अवेयरनेस ऑफ इम्पेयरमेंट, इसका क्या मतलब है कि जो पेशेंट का पार्ट डैमेज है उसको वो कम्प्लीटली डिनाई कर देता है, कम्प्लीटली निगलेक्ट कर देता है, उसको अवेयरनेस नहीं रहती। नेक्स्ट हमारे पास आ रहे होते हैं सीयर्स आ रहे होते हैं, बाउल एंड ब्लैडर डिसफंक्शन है, सीवियस एंड पल्मोनरी डिसफंक्शन है, डीवीटी और पल्मोनरी एम्बोलस मींस पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो रहा होता है, ओस्टियोपोरोसिस और फ्रैक्चर का रिस्क होता है। ये सारी जो हैं ये स्ट्रोक की सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस हैं।